तो स्वागत है आप सभी का हरियाणा विशेष में। मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जिला परिषद चेयरमैन के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई है और इस मीटिंग में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की भी मौजूदगी रही है। इसके अलावा हरियाणा के जिला परिषद के चेयरमैन की इस बैठक में सीएम महिला चेयरमैनों के पतियों को देखकर के नाराज हो गए और उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया। दरअसल इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष जिला परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि भी पहुंच गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बैठक शुरू होते ही जिला परिषद चेयरपर्सन को ही बैठक में बैठने की हिदायत दी, लेकिन उनकी जगह प्रतिनिधियों के पति आकर के बैठ गए, जिससे सीएम नाराज हुए। जिला परिषद चेयरमैन ने बैठक के दौरान ई टेंडरिंग की तारीफ की। इसके साथ ही सीएम के साथ ई टेंडरिंग पर अनौपचारिक तौर पर बैठक में चर्चा भी की गई। इस दौरान नवनियुक्त जिला परिषद चेयरमैन ने मुख्यमंत्री से सरपंचों की पावर 5 लाख रुपए तक करने का सुझाव भी दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी इसको लेकर के कोई फैसला नहीं किया है। तो चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। ई टेंडरिंग समेत कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने यह ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों के साथ एक बैठक की है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के सभी एमएलए इस बैठक में मौजूद रहे। तो दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। कांग्रेस के सभी विधायकों की मौजूदगी रही। बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र हुड्डा ने की है और उसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ई टेंडरिंग समेत कई ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के राज्यपाल को यह ज्ञापन आज कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने आज ये ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। तो आज की बैठक और उसके ज्ञापन सौंपने की ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की पहले बैठक हुई है, जिसमें बजट में उठाए जाने वाले विधानसभा के अंदर जो सवाल है उसको लेकर के आज चर्चा विधायक दल की इस बैठक में हुई है और उसके बाद राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ई टेंडरिंग समेत कई ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। तो वहीं चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने राज्यपाल को कहा है कि सरकार लाठी और गोली के दम पे नहीं चला करती। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई समेत सभी मांगों को लेकर के हम राज्यपाल को ज्ञापन देकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को यह बताया है कि सरपंचों पर सरकार विश्वास नहीं कर रही है। जिस तरह से उनकी पावर को घटाकर 2 लाख रुपए किया गया है वो गैर कानूनी है। गांव की छोटी सरकार पर सरकार को विश्वास करना चाहिए और उनकी जायज मांगों को तुरंत मानना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल ने उनको आश्वासन दिया है कि इस पर वो बात करेंगे और इस पर वो कार्रवाई करेंगे। ये सरकार प्रजातंत्र में लाठी गोली सरकार ही चलती है। जैसे इलेक्टेड पंचायत है, 2 साल तक तो पंचायत के इलेक्शन नहीं कराए और जब कराए तो उनके ऊपर जब अपनी सही मांगने आए हैं तो लाठी और गोलियां चली जा रही। इसी तरह ओल्ड एज पेंशन स्कीम के सवाल था, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। आज बेरोजगारी इतनी है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था नाम की चीज रही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं रही। तो सारी बात अपने राज्यपाल जी को बुलाएं। मैंने कहा जी आप पता करें आज तक कितनी एसआईटी बनी है, इसकी रिपोर्ट आई है, क्या एक्शन हुआ है। एसआईटी बना देते हैं, इतने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, एसआईटी बना देते हैं और उसकी रिपोर्ट नहीं आती। और अब जो ये सरपंचों का और पंचायतों का मामला था, इसमें 2 लाख जो ई टेंडरिंग है वो भी गैर कानूनी है। एक तो पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, फिर ऊपर से ऐसा रूल ला रहे हैं कि 1 हफ्ते में नहीं होगा तो डीम्ड टू होगा और सीओ जिला परिषद उसकी पेमेंट कर देगा। ऐसे जो है पंचायत को पंगु बनाने के लीगल कैसे बता रहे हैं सर आप? हाईकोर्ट का फैसला है और हाईकोर्ट का फैसला और ये पंचायतों को पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंगु नहीं बनानी चाहिए पंचायत, वो इलेक्टेड है, गांव की सरकार तो वही है, तो उनको पूरा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वहीं टेंडरिंग व्यवस्था को लेकर के हरियाणा में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि टेंडरिंग व्यवस्था सरपंचों के लिए पूरी तरह से उनके पक्ष में है। कुछ लोग सरपंचों को बहकाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली सरपंचों के हित में है और ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी। ईमानदारी से काम करने वाले सरपंचों के हित में है ई टेंडरिंग। इसके साथ ही टेंडरिंग को लेकर के कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। ई टेंडरिंग प्रणाली लोकतंत्र के अनुसार नहीं है।
नहीं, ई टेंडरिंग जो है वो सरपंच के पक्ष का है, बिल्कुल 100% सरपंच के पक्ष की नीति है ये। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का बहकाने का काम कर दिया, कुछ उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अब सीधी सीधी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की। तो ऐसे में अधिकारी भी चाहते हैं कि पहले तो जो कुछ था तो जिम्मेदारी सीधी सरपंच की थी, लेकिन सरपंच कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी है, सरपंच तो लोगों ने बना दिया। अब जो आदमी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है उसके ऊपर अगर आप सारी जिम्मेदारी लगाओगे तो गलत है उसके साथ। ठीक है, उसने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन काम कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? जेई की थी, तो उन्हें देखना था। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी, केस होगा तो केस सरपंच के खिलाफ होगा। तो हमने उसमें एक परिवर्तन किया कि अब ई टेंडरिंग होगी और जो योजना होगी वह सरपंच की होगी। योजना सरपंच बनाएगा देगा, जांच उसकी सरपंच करागा। अगर वो ठीक नॉर्म उसके नहीं है, पूरा नहीं करता, तो सरपंच को रोक सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये सारे अधिकार सरपंच के रहेंगे। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी अधिकारी की होगी, जो सरकार का अधिकारी उसकी होगी, या जो जिसने टेंडर लिया जो ठेकेदार है उसकी इंक्वायरी होगी, सरपंच की इंक्वायरी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ आज के टाइम में इसकी बेहद जरूरत है। ये अगर विषय सरपंच अच्छी तरह से समझ लें तो ये सरपंचों के हक में है। 25 लाख तक के काम करने की मंजूरी की जो ताकत है वो पंचायत लेवल पर ही कर दी गई है। वीडियो लेवल के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर 25 लाख तक का काम मंजूर हो जाएगा। उसके लिए फाइल डीसी या ऊपर डायरेक्टर पंचायत के पास नहीं जाएगी। उसके बाद 2 लाख रुपए तक का अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो कोई भी कोटेशन आधार पर सरपंच कर सकता है। लेकिन जो 2 लाख से ऊपर का काम जो हमने पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करवाई है, पिछली सरकारों में क्या होता रहा, ये तो सरपंच के हित में है। जब वो पोर्टल के माध्यम से काम करवाएगा, ना उसकी कोई आरटीआई लगाएगा, ना उसकी कोई इंक्वायरी करवाएगा, काम ट्रांसपेरेंट होगा, उसको डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, एक ही गली 10 बार बन गई, रिकॉर्ड कोई होता ही नहीं था, जो आया उसी ने पाड़ के उसको बनी हुई दिखा दिया। अब ये काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। जो सरपंच इस सिस्टम को समझ जाएंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे, उनके हित में है ये, उनके विरोध में नहीं। कि लोकतंत्र में लाठियों से बात नहीं की जाती। लोकतंत्र में डायलॉग, बातचीत से समस्याओं का हल हुआ करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा चुने गए सरपंचों को जो पंचायती राज के अंदर अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने उन सरपंचों से छीन लिया है। वो अब गांव के विकास को गांव की सहमति से और गांव के जो फंड्स हैं, जो ग्रांट्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन के मामले में अगर उनको फ्रीडम नहीं है और जिस प्रकार के नियम जो 2 लाख तक की उनकी सीमाएं बना दी गई हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की भावना के अनुसार नहीं है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 मार्च को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का समापन होगा। उन्होंने कहा कि सोनीपत से 25 मार्च को पर्दाफाश रैली के साथ हम हाथ से हाथ जोड़ो का समापन करेंगे। 25 मार्च को ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मार्च के अंतिम महीने में पर्दाफाश रैली का आयोजन होना था, वो हमने 25 मार्च को सोनीपत में निश्चित किया है। सोनीपत में समापन होगा इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का पर्दाफाश रैली के साथ। तो प्रदेश में बजट का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री अलग अलग जिले में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लोगों से बजट पर फीडबैक लेने के साथ उन्हें बजट की जानकारी भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बजट पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर पंचकुला समेत कई वरिष्ठ लोगों ने इसमें शिरकत की है। चरखी दादरी के अग्रसेन धर्मशाला में भी बजट पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के हितों को देखते हुए सभी वर्गों को ध्यान में रखकर के बजट पेश किया है। हरियाणा सरकार के बजट से अब गरीब, मजदूर, किसान के साथ व्यापारियों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में किसानों के हितों का ध्यान रखा है। महेंद्रगढ़ में भी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने
बजट पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की है। पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सराहनीय है। इस बजट में सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने दक्षिणी हरियाणा के पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए SYL के लिए विशेष प्रावधान किया है। एजुकेशन पे हमने विशेष ध्यान दिया। पहले भी हमारी सरकार जो है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे अच्छा वोकेशनल एजुकेशन पे काम हमारी सरकार कर रही, और हमने टारगेट रखा कि हम जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सबसे पहले 2025 तक हम इसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। जहां इसका टारगेट 2030 है, तो उसमें विशेष तौर से जोर दिया गया। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया, वो आम व्यक्ति के हित में, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, इस प्रदेश के विकास के हित में। और जो बजट 1,83,000 करोड़ का जो बजट किया है, पेश किया है, इसमें कोई कर नहीं लगा। पहला ऐसा बजट है जिसमें कोई कर नहीं है। आम व्यक्ति का विकास की बात इसमें रखी है। जहाँ गौशालाओं पर बार बार बेसहारा पशुओं पर, तो आवारा पशुओं पर जो आरोप है, जैसे गौशाला है, पहले 40 करोड़ का बजट था, 400 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री ने रखा है। वहीं महेंद्रगढ़ में महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया है। पलवल के होटल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं उदय भान ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर एक संयुक्त संसदीय समिति JPC के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 38 फर्जी कंपनियों की विस्तार से निष्पक्ष जांच की जाए और देश को लूटने से बचाया जाए। तो वहीं शिक्षा पे बात करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अब पहली कक्षा में 6 वर्ष के बच्चे को ही दाखिला मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में दाखिल किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बताने के मामले को लेकर भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली हरियाणा के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। उन्होंने कहा कि रोज एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश होती है। करोड़ों रुपए इसी झूठ को सच साबित करने के लिए खर्च किए जाते हैं। देखिए, इसमें सरकार ने अभी एक निर्णय लिया कि जो पहली क्लास का एडमिशन है वो 6 साल का होगा बच्चे का। तो पूरे देश का निर्णय है, कोई केवल हरियाणा का निर्णय नहीं है, पूरे देश का निर्णय है कि 6 साल का। जब हम छोटे थे तब हमारे टाइम में भी 6 साल में एडमिशन होता था। अब सरकार ने एक नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें ये है कि 3 साल का बच्चा जो है उसका दिमाग पूरा डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए मैंने प्ले स्कूल शुरू कर दिए। पिछली बार भी 4,000 का मैंने किया था, 4,000 का अगली बार मैंने टारगेट रखा। तो पहले जो क्रैच वगैरह होते थे तो संपन्न लोग तो अपने बच्चों को भेजते थे, लेकिन आम आदमी की बस की तो बात थी नहीं। लेकिन अब सरकार ने सरकारी स्कूलों में भी इसको शुरू कर दिया और मैं समझता हूँ उससे काफ़ी लाभ जो है वो आम आदमी को। अब ये है कि रोज़ एडवर्टाइज, अगर एक झूठ सारा दिन बोलते ही रहो, आप 10 अखबार उठाओ और 10 के 10 अखबार में आप देखो उन्हीं की बात है। यानी कि रोज़ आना वो करोड़ों रुपए खर्चते हैं एक झूठ के लिए। आप अभी 10 अखबार मंगा लो, जोड़ से 10 अखबार मंगाओगे, फ्रंट पे देख लो किसकी एडवर्टाइज है। तो एक ही तरीका है कि एक झूठ को बार बार बोलते रहो। देखिए, इस बात का फैसला कोई तीसरा आदमी करेगा। अगर मेरा और आपका मुकाबला हो तो आप तो कहोगे आप अच्छे हैं, मैं कहूँगा मैं अच्छा हूँ, पर तीसरा आदमी जो बैठा है वो बताएगा कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो जो सर्वे अब तक के, तो सर्वे में आज तक दिल्ली 10वें नंबर पर भी नहीं आया। तो नंबर 1 तो आने की बात ही छोड़ दो कि नंबर 1 कहाँ है। लेकिन वो कह रहे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी सबसे बढ़िया है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया। अरे थारी बढ़िया है, कहीं तो बढ़िया आवागी, कहीं तो नंबर बढ़ना चाहिए। तो सर्वे में तो OPS को लेकर के सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। बजट पर एक बड़े बोझ के रूप में पेंशन है। देखिए, बात यह है, आज जमाना है ढांचागत विकास का, और हरियाणा में कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी पूरी उम्र नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को और अपने घर को और परिवार को सेटल ना कर सकता हो। आराम से वो रोटी खा सकता है। लेकिन पेंशन का इतना बड़ा बोझ अगर बजट के ऊपर हो जाएगा तो एक पहला ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहा है। हमारे से ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन कहीं नहीं। मैं पूरे देश में गया हूँ राज्यसभा सदस्य बनने के बाद। हरियाणा से ज़्यादा कहीं विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन कहीं भी नहीं है।
तो अगर पेंशन में सारे बजट तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इनेलो पार्टी की परिवर्तन पदयात्रा पर बयान दिया और कहा कि इनेलो पहले अपने अंदर परिवर्तन करे तब लोगों के बीच में जाए। उदय भान ने कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में इनेलो पार्टी 0 पर आउट होगी। इनेलो पार्टी खत्म हो चुकी है। इनेलो की जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अभय चौटाला का ये आए घूम फिर के अपने चले जाएंगे, बाकी जनता पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, जैसे वो कह रहे कि 2024 में इनेलो की सरकार बनेगी और जरूर परिवर्तन लाएंगे इस यात्रा से? 2024 में 0 पर आउट होंगे। 1 सीट आ गई है अभय चौटाला, हो सकता है 2024 में 1। राजस्थान सरकार ने पुलवामा के शहीदों की विधवाओं को अपमानित करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को पढ़ाया जाता है कि शहीदों का अपमान करो। वहीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी को लिखे पत्र पर विज ने तंज कसा और कहा कि ये सब सीबीआई पर दबाव बनाने की कोशिश है। तो यही नहीं रुके, कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल के द्वारा वोट के लिए दिए जा रहे प्रलोभन पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा केजरीवाल की हैसियत अब सब लोग जान चुके हैं और किसी भी तरह से लोग अब इनकी बातों में आने वाले नहीं। कि शहीदों का अपमान करो, जो सैनिक सेना पर डटे हुए हैं, जो इतने माइनस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करो। अगर वो कोई सफलता हासिल करते हैं तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाओ, उसको उनकी जो ब्रेवरी है, उनकी जो बहादुरता है, जो उन्होंने सर धड़ की बाजी लगाकर काम किया है, उसके लिए सबूत मांगो। कांग्रेस तो अब का तो किरदार यही है, ये तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं सीबीआई पर दबाव डालने के, कि सीबीआई पर किसी तरह से दबाव डाला जाए। कभी जुलूस निकालते हैं, कभी धरने देते हैं, कभी नारे देते हैं। अब सीबीआई तो किसी से डरने वाली है नहीं। सीबीआई देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है। ये सारे उस पर दबाव डालने के हथकंडे हैं कि किसी तरह से सीबीआई दब जाए, केस को खत्म कर दे और हम। तो वहीं बिहार में राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई के छापे को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि द्वेष की भावना से सीबीआई रेड कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। ये कोई आश्चर्यजनक या जो है चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर विपक्ष के मजबूत नेता को निशाने पे ले रही है। राबड़ी जी के घर पे ऐसे समय में जब लालू जी की एडमिटेड हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, इस तरह की जो रेड है, ये एक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हर विपक्ष के मजबूत नेता को ये सरकार निशाने पे लेती है। ये आज प्रजातंत्र में इस प्रकार की द्वेष की भावना का स्थान नहीं हो। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में बेलगाम बिल्डर्स की मनमानी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आशियारा अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसमें इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड और मिसर्स रेणुका ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मिलकर इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन अब तक न तो काम पूरा हुआ, न ही निवेशकों को कोई संतोषजनक जवाब दिया गया और इसी के चलते निवेशक या तो प्रोजेक्ट के बाहर गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर वहीं कभी हरेरा और डीटीसीपी के कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। निवेशकों का साफ तौर पर कहना है कि 31 जनवरी 2023 को उन्हें आशियारा अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी में बिल्डर के द्वारा पोजीशन दी जानी थी, लेकिन टावर के हालात साफ बता रहे हैं कि अभी 1 से 1.5 साल और लगेगा, क्योंकि टावर का सिर्फ 60% काम ही पूरा किया गया है। देखिए, एक्चुअली ना आशियारा जो सोसाइटी है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत है, और ये हमने फ्लैट बुक किया था 2018 में। ठीक है। 2018 से आज 2023 जनवरी क्रॉस कर लिया, फरवरी मार्च आ गया, अभी तक 60% काम हुआ है, 40% काम पेंडिंग है। डेडलाइन क्या थी इसकी? ये था 31 जनवरी 2023। अभी तो 2 महीना हो गया, लेकिन जो काम अभी पेंडिंग है वो 40% काम पेंडिंग है। ठीक है। और हम लोगों ने 100% पे कर दिया, और लास्ट 10 महीना से ना 1% लगभग काम हो पाया। श्रीमान जी, मैं 38 साल नौकरी करके आया हूँ डिफेंस में, एयरफोर्स में।
और 38 साल की मेरी सारी कमाई मैंने एक अपने सपने का मकान देखने में मिले उसके लिए मैंने पेमेंट कर दी सारी बिल्डर को, और बिल्डर को सारा पैसा मैं दे चुका हूँ, लेकिन बिल्डर की तरफ से अभी कोई भी काम नहीं हो रहा पिछले 10 महीने से। और हमारे ग्रुप जो है सोसाइटी है वो सब लोग मिलके बार बार कोशिश कर रहे हैं, एसटीपी के पास भी जा चुके हैं, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा प्रूफ ऑफ रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अभी 28 तारीख को हरेरा में भी मीटिंग थी, उसमें बिल्डर आया नहीं मीटिंग में, और हमारी मतलब जो वहाँ पे सुनवाई थी वो कैंसिल हो गई। आगे फिर 21 को फिर मार्च को फिर डेट दी गई है। तो सोनीपत में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी बी&आर मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने तालमेल कमेटी के आह्वान पर बी&आर कार्यालय के सामने 5वें दिन भी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लंबे समय से पेंडिंग मांगों के समाधान को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और 11 महीने से पेंडिंग सैलरी को दिए जाने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर वो पहले भी कई बार शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं कराया जा रहा। आज धरने का 5वां दिन है और जितने भी अपने सभी कर्मचारी हैं, कच्चे और पक्के सभी ने अपना रोष प्रदर्शन करे हुए हैं। काम बिल्कुल बंद किया हुआ है और हमारी ये 11 महीने का जो वेतन है वे पेंडिंग है। जब तक हमारा जो 11 महीने का जो वेतन है, जब तक सब हमारे सभी कर्मचारियों को यह वेतन नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और जिसमें हमारी और भी कोई डिमांड है, जैसे मेडिकल के बिल हैं, टीए बिल हैं, बिजली का बिल है, गवाना, जैसे काफ़ी छोटी छोटी डिमांडें हैं। जब तक ये हमारा धरना डिमांडें पूरी नहीं होंगी, हमारा धरना प्रदर्शन कैसे जारी रहेगा। ये धरना लगातार कंटिन्यूटी चलता रहेगा। परसों हमारी मीटिंग हुई थी, जब इसने आश्वासन दिया कभी एससी से बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। 11 महीने हो लिए, इनका इतना कर्जा सिर हो चुका है कि अब तक इसका जूं तक नहीं रहेंगी। अब भाई तेरे ये कर्मचारी है, अब भाई इनको रोटी कहाँ से खाओगे, बच्चों की। तो यमुनानगर के सिविल अस्पताल के नीकू वार्ड में आग लगने के मामले में डीजी हेल्थ डॉक्टर सोनिया तिकरा ने सिविल अस्पताल का दौरा किया है। एक्शन मोड में डीजी हेल्थ ने खराब व्यवस्थाओं को देखकर सभी को जमकर फटकार लगाई है। नीकू वार्ड की व्यवस्थाओं को देखकर के डीजी हेल्थ ने कहा है कि इस तरीके से काम करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं उन्होंने नीकू वार्ड के कोने कोने का जायजा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में हर कोई उम्मीद के साथ आता है और इसलिए सभी डॉक्टर्स को टाइम पर और अधिक से अधिक काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन के अंदर लेबर रूम को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और स्टाफ नर्स को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है। तो वो जो आग का इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी को भी जान की क्षति नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त 9 बच्चे थे एसएलसीयू के अंदर और सबको, उनकी मदर्स को सुरक्षित थमा दिया गया, फैमिलीज़ के पास गए और वो जगाधरी में रेफर भी हो गए। तो उस लिहाज से मैं सोचूंगी कि बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि जल्दी बच्चों को बचा लिया गया और सब ठीक रहा। लेकिन उसका क्या कारण था, क्यों आग लगी, और ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो उसको देखने के लिए फिर मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये भी देखा कि ये जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है ये ऑलमोस्ट बना हुआ है और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई। और सबसे ख़राब बात जो मुझे यहाँ पर लगी, क्योंकि हम ज़िला अस्पताल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।